हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिविल सेंट्रिक। लास्ट सेशन में हमने देखा था थर्मल स्ट्रेसेस के बारे में। आई होप आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और लास्ट सेशन में ये हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, ठीक है। इसमें एक छोटा सा मिस इंटरप्रिटेशन हो गया था। यहां पे हमने बाकी सब सही किया, बस ये डेल्टा टी की जगह 42 रख दिया। तो डेल्टा टी बेटा क्या है? चेंज इन टेम्परेचर है, याद रखिएगा। ये क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। हमें पता है चेंज इन टेम्परेचर। तो भैया इनिशियल टेम्परेचर हमारा क्या था? इनिशियल टेम्परेचर था हमारा 32। तो ये डाटा मिस हो गया मुझसे, मैंने सीधा 42 पढ़ लिया, ये 32 मिस हो गया। तो यहां पे हमारा डेल्टा टी क्या है? सो इनिशियल फाइनल 42, इनिशियल 32 यानी 10। तो यहां पे इसको काट करके, ठीक है, इसको काट करके अपन क्या कर दें? इसको काट करके अपन क्या कर दें? इसको 10 बना दें। और जब हम इसे 10 बना देंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा हमारा 60 मेगापास्कल। 60 मेगापास्कल। सो आई होप कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को क्लियर होगा। ये एक छोटी सी अपने से सिली बात स्किप हो गई, ठीक है। तो लास्ट सेशन के इस क्वेश्चन में ये अपन करेक्शन कर लेंगे, ठीक है, ये अपन करेक्शन कर लेंगे। सो आई होप कि हम सब लोगों को थर्मल स्ट्रेसेस का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से समझ में आया है, ठीक है। अब हम सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में एक और अलग जोन में जा रहे हैं, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, लगातार गेट में पूछे जा रहे हैं और अदर एग्जामिनेशंस में भी इन अबंडेंस पूछे जाते हैं। सो आज के इस सेशन से बेटा हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है बार्स इन सीरीज। जिसका नाम है बेटा हमारा बार्स इन सीरीज। सो इन बार्स इन सीरीज टॉपिक में बेटा, बार्स इन सीरीज टॉपिक ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा समझ में आते हैं इसमें और बहुत से क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो बिफोर वी स्टार्ट दिस टॉपिक, हम इस टॉपिक को स्टार्ट करें इससे पहले मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूं। क्या याद दिलाना चाहता हूं? देखो, अगर बेटा हमें याद हो तो हमने कुछ प्रॉब्लम्स इस तरीके से देखी थी, है ना, कि अगर हमारी एक बॉडी है लाइक दिस और इसके ऊपर एक लोड लग रहा है हमारा P और इसकी लेंथ है L और ये एक प्रिज्मेटिक बीम है जिसका कुछ कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन हम देख पा रहे हैं। सो इस लोड की वजह से अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें जो स्ट्रेस आ रही है वो कितनी आ रही है, आप कहोगे अरे सर ये तो बहुत आसान बात है, हमने इसको बहुत बार किया, इस पर्टिकुलर केस को तो स्पेशली बहुत बार देखा और हमारी जो यहाँ पे स्ट्रेस आती है वो आती है फोर्स अपॉन एरिया। और अगर मैं इसमें इलॉन्गेशन निकालूं तो सर ये भी हमें बहुत आसान लगता है, दैट इज PL अपॉन A। डेल्टा इज PL अपॉन A। तो आप मुझे बताइए, ये हम बहुत बार कर चुके हैं। आई होप आप सबको ये बहुत ही आसान लग रहा होगा। तो स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया एंड डेल्टा इज PL अपॉन A, है ना। ये हमको बहुत आसान लगता है। तो सर बार्स इन सीरीज की क्या बात है और हम किस क्वेश्चन में बार्स इन सीरीज के कॉन्सेप्ट को अटेम्प्ट करेंगे? तो इसके लिए बेटा एक छोटी सी बात अपन करेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास एक इस तरीके की बार है। देखिए कहां पे, जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जब भी आप कोई क्वेश्चन देखें तो सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी चाहिए कि वो क्वेश्चन कौन से टॉपिक का है। अगर आप ये सही से समझ जाते हैं तो उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स का यूज करके आप उस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। सो अगर मैं इसको देखूं और यहां पे मैं कुछ लोड लगा देता हूं। चलो लेट्स सपोज कि ये लोड P है ना, यहां पर भी एक लोड लगा देते हैं। लेट्स सपोज ये लोड भी P है, एक लोड यहां लगा देते हैं। लेट्स सपोज ये है हमारा 6P, और ये जो लेंथ है मान लेते हैं ये L है, ये जो लेंथ है ये मान लेते हैं 2L है और ये जो लेंथ है ये भी L है।
सो इसका नाम रख देते हैं A, B, C and D। अब सबसे पहली बात जो मैं चाहता हूं कि आप नोटिस करें वो ये है कि ये क्वेश्चन इस प्रॉब्लम से जो आज तक हम देखते आए हैं इससे किस तरीके से डिफरेंट है। और जब भी आप ये क्वेश्चन देखोगे, जब भी आप इस क्वेश्चन को यहां पे इस तरीके से देखोगे, सो डेफिनेटली आप इस बात को समझ जाओगे कि ये प्रॉब्लम बार्सिन सीरीज का है, क्योंकि एकदम क्लियर डिफरेंशिएशन आपको दिख रहा है इस प्रॉब्लम में और इस प्रॉब्लम में। राइट बेटा, इन दोनों प्रॉब्लम्स में आपको क्लियर डिफरेंशिएशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्लियर डिफरेंशिएशन देखने को मिल रहा है। तो इसमें सबसे पहले हमको क्या करना है, ठीक है, आइडेंटिफाई। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि अच्छा भाई बार्सिन सीरीज टॉपिक का प्रॉब्लम है। ठीक है, अब कैसे बार्सिन सीरीज टॉपिक की प्रॉब्लम को अपन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमारा होगा स्टेप 1, ठीक है, फाइंड द रिएक्शन। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे बेटा, देखिए अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप सही सॉल्यूशन निकाल पाओगे और सबसे आसानी से बिना किसी सिली मिस्टेक के आप सही सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है, रिएक्शन निकालना है ना। अब बेटा एक बात बताइए, सॉम में हम कई बार इस बात को कर चुके हैं कि हम बैलेंस प्रॉब्लम डील करते हैं, स्टैटिक बैलेंस प्रॉब्लम डील करते हैं। स्टैटिक बैलेंस प्रॉब्लम का हमारा क्या मतलब है कि हम किसी बॉडी पे लगने वाले सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का समेशन 0 मानते हैं, सारे वर्टिकल फोर्सेस का समेशन 0 मानते हैं और सारे मोमेंट्स 0 मानते हैं। लेकिन यहां पे कोई वर्टिकल फोर्स है नहीं, कोई मोमेंट है नहीं, तो हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है और हम केवल इससे काम चला सकते हैं। सो किसी बॉडी पे अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व की है तो किसी भी डायरेक्शन में लगने वाले सारे फोर्सेस का समेशन 0 होना चाहिए। इसी को हम स्टैटिकल बैलेंसिंग इक्वेशन बोलते हैं। तो सिग्मा एच इज इक्वल टू 0, सिग्मा एच यहां पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब सिग्मा एच 0 होना चाहिए मतलब ये P है, ये P है, ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है 2P इस डायरेक्शन में, ये है 6P इस डायरेक्शन में। तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में आना चाहिए, रिएक्शन इस डायरेक्शन में आना चाहिए, यस और नो, रिएक्शन इस डायरेक्शन में आना चाहिए और ये बराबर होना चाहिए 4P का, क्योंकि अगर रिएक्शन इस डायरेक्शन में आएगा तभी सिग्मा एच इज इक्वल टू 0 होगा, तभी जाकर के सिग्मा एच इज इक्वल टू 0 होगा। तो जब आप माय डियर इन सारे फोर्सेस को एक साथ देख रहे हो with reaction, so net force in horizontal direction, net force in this direction must be 0, ये 0 होना चाहिए। आई होप ये बात आप लोगों को क्लियर होती है। ठीक है, तो यहां पे हमारा सिग्मा एच क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसी बात को दूसरे तरीके से आप इस तरीके से कर सकते हैं कि हम क्या बोल सकते हैं कि जो रिएक्शन है वो अपोजिट टू नेट लोडिंग होता है। ठीक है, माइनस ऑफ द नेट लोडिंग। तो माइनस साइन क्या बताता है बेटा, माइनस साइन हमको बताता है अपोजिट सेंस। ठीक है, तो आप अगर इस तरीके से आपको नहीं पता चलता है तो अपन क्या कर सकते हैं, बेटा अपन नेट रिएक्शन निकाल सकते हैं। अपन नेट रिएक्शन किस तरीके से निकाल सकते हैं, सबसे पहले हम नेट लोडिंग निकाल ले। तो नेट लोडिंग कितनी है बेटा, नेट लोड कितना है, तो नेट लोड है 4P किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन। और सर ये 4P कैसे आया, 6P इस डायरेक्शन में, P इस डायरेक्शन में, P इस डायरेक्शन में, तो टोटल कितना बचा 6 माइनस P यानी 4P इस डायरेक्शन में। तो जो हमारा रिएक्शन होना चाहिए बेटा, जो हमारा रिएक्शन होना चाहिए वो होना चाहिए अपोजिट टू द नेट लोडिंग, और ये क्या होना चाहिए, इसकी डायरेक्शन ये बन गई, तो इक्वल एंड अपोजिट टू द नेट लोडिंग, मतलब ये क्या बन गया, हमारा 4P बन गया। सो आई होप कि हम सब रिएक्शन सही निकाल लेंगे, है ना। कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है, बहुत आसान सी बात है। ठीक है, सो हम एक बार जब रिएक्शन निकाल ले तो हमें दूसरा स्टेप क्या करना है, रिएक्शन निकालने के मैंने आपको 2 तरीके बताए। रिएक्शन निकालने के बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या है,
ड्रॉ द एक्सियल लोडिंग डायग्राम। ठीक है, अब कई लोग इसको किताबों में पढ़े होंगे तो उन्होंने देखा होगा कि किताबों में इसको ज्यादातर फ्री बॉडी डायग्राम बना करके भी सॉल्व किया जाता है, कभी कभी एक्सियल लोडिंग डायग्राम बना करके भी सॉल्व किया जाता है। देखिए, मैं लोडिंग डायग्राम वाला तरीका प्रेफर करता हूं। सर क्यों आप लोडिंग डायग्राम को प्रेफर करते हैं? क्योंकि पहली बात, ये तरीका बहुत आसान है, हमें चीजों को आसान बनाना है। सेकंड बात कि अगर इस वे में आपसे बाई एनी चांस कोई मिस्टेक होती है तो आपको इंडिकेशन भी मिलता है, आपको वो गलती पता चलने के मौका भी मिलता है। ठीक है, आपको बीच में यह भी पता चल सकता है कि हाँ कोई गलती हो गई है, इसीलिए मैं इस मेथड को प्रेफर करता हूं। तीसरा रीजन मेरे पास यह भी है, देखिए जब हम आगे जाते हैं, जैसे जो लोग पहले से थोड़ा कुछ पढ़े होते हैं, थोड़ा कुछ जाने होते हैं, तो उन्होंने ये भी देखा होगा कि आगे चल करके हमारा टॉपिक क्या आता है, शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बहुत फेमस टॉपिक है ना। अब एक बार बताइए, जब आप शियर फोर्स को देख रहे हो तो शियर फोर्स डायग्राम की मदद से देख रहे हो, जब आप बेंडिंग मोमेंट को देख रहे हो तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की मदद से देख रहे हो, तो जब आप एक्सियल लोड को समझने की कोशिश कर रहे हो तो व्हाई नॉट फ्रॉम द एक्सियल लोडिंग डायग्राम। जब आप उन फोर्सेस के लिए डायग्राम बना रहे हो तो यहां भी डायग्राम बनाओ, है ना। अगर यहां पे फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो तो वहां भी फ्री बॉडी डायग्राम से करो। सो बेटर क्या है कि हम एक तरीका फॉलो करें, तो हम लोडिंग डायग्राम के तरीके को फॉलो करेंगे। तो एक्सियल लोडिंग डायग्राम बनाना, और अभी मैं बताऊंगा और मुझे बहुत श्योर है कि आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। सो लोडिंग डायग्राम बनाने के लिए, किसी भी लोडिंग डायग्राम को बनाने के लिए हमें समझनी पड़ती है साइन कन्वेंशन, कि हम साइन कन्वेंशन क्या फॉलो करेंगे व्हाइल मेकिंग द लोडिंग डायग्राम। लोडिंग डायग्राम बनाते वक्त हम साइन कन्वेंशन क्या फॉलो करने वाले हैं, तो बेटा हम साइन कन्वेंशन फॉलो करेंगे जब हम लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे तो हम साइन कन्वेंशन फॉलो करेंगे, जैसे ही मुझे ये डायरेक्शन दिखेगी अपन पॉजिटिव लेंगे, और जैसे ही हमें ये डायरेक्शन दिखेगी तो अपन निगेटिव लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड से चलने का मतलब क्या होता है, किसी प्रॉब्लम में हम ए से डी चलेंगे। तो सर अगर मैं डी से ए चलना चाहूं तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप डी से ए चलो तो साइन अपोजिट लेके चलो। ठीक है, मतलब जो हमने पॉजिटिव माना है लेफ्ट से चलते हुए, उसे आप निगेटिव मान लो राइट से चलते हुए, और जो हमने निगेटिव माना है लेफ्ट से चलते हुए, उसको आप पॉजिटिव ले लो राइट से चलते हुए। तो कुल मिलाकर के ऐसे पंगे लेने क्यों है? क्या दिक्कत है लेफ्ट से चलने में? लेफ्ट से ही चल लेते हैं यार, है ना। थोड़ा मास्टर जी की भी बात मान लो, लेफ्ट से चलते हैं और यही साइन कन्वेंशन फॉलो कर लेंगे। कंफ्यूजन का कोई स्कोप ही नहीं है। ठीक है, कंफ्यूजन का ज्यादा कोई हमारा स्कोप ही नहीं है। तो जब हम लेफ्ट से चलेंगे बेटा, जब हम लेफ्ट से चलेंगे और लोडिंग डायग्राम बनाएंगे, तो लोडिंग डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले तो अपन बेस लाइन बना दिए। लोडिंग डायग्राम बनाने के लिए हम सबसे पहले बेस लाइन बना दिए। इस बेस लाइन के ऊपर चलो बेस लाइन थोड़ी सी सुंदर बना देते हैं, है ना। पहला लोडिंग डायग्राम बना रहे हैं तो थोड़ा सुंदर बने तो अच्छा बात है। देखिए जैसे ही मैं बनाऊंगा आपको बातें समझ में आ जाएंगी। इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर निगेटिव। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि जब आप लोडिंग डायग्राम बनाए तो साइड में कहीं साइन कन्वेंशन लिख लें ताकि गलती ना हो। ये दिखेगा तो पॉजिटिव, ये दिखेगा तो निगेटिव, और हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे। तो ए से चले, ये लोड दिख रहा है 4P जो कि हमारा रिएक्शन है। रिएक्शन को भी पूरी इज्जत देनी है, पूरा लोड मान के चलना है। तो ये क्या है 4P इस डायरेक्शन में। अब जब ये 4P इस डायरेक्शन में है मतलब निगेटिव, तो निगेटिव है तो भाई नीचे आ गए, नीचे आ गए। ठीक है, टिल द एप्लीकेशन ऑफ नेक्स्ट लोड। जब तक अगला लोड ना लगे तब तक आप एक स्ट्रेट लाइन चलिए। जब तक अगला लोड ना लगे तब तक आप एक स्ट्रेट लाइन चलिए। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन चलिए, यूनिफॉर्म में रहिए। तब तक आप, चलो इसको भी थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं ना, तो लाइन ले लेते हैं, लाइन ले लेते हैं, और कलर है हमारा ग्रीन, राइट। सो ये हो गया हमारा 4P। टिल द एप्लीकेशन ऑफ नेक्स्ट लोड आपने क्या बना देनी है, एक स्ट्रेट लाइन बना देनी है, एक स्ट्रेट लाइन बना देनी है। अब यहां पे आ गए बेटा, तो इस पॉइंट पे आ गए तो एक 6P लोड और लग गया। इसको भी अपने साथ लेते चलो, जो मिलेगा अपने साथ उसको लेते चलो। तो ये है 4P, ये डायरेक्शन दिखेगी तो पॉजिटिव है, -4P + 6P, -4P + 6P, यानी कितना हो गया, कितना हो गया, ऊपर चले गए क्योंकि प्लस में आ गए,
तो भाई कितना हो गया प्लस 2p, कितना हो गया प्लस 2p। नाउ टिल द एप्लीकेशन ऑफ नेक्स्ट लोड फिर स्ट्रेट लाइन चलेंगे, फिर स्ट्रेट लाइन चलेंगे और जैसे ही नेक्स्ट लोड मिल गया, जैसे ही नेक्स्ट लोड मिल गया तो इसको भी अपने साथ ले लो। तो ये साइन क्या है निगेटिव, प्लस 2p माइनस p, प्लस 2p माइनस p कितना हो गया प्लस 2p माइनस p, पीछे कितना था प्लस 2p था, अभी ये लोड कितना है माइनस p है, तो प्लस 2p माइनस p ये कितना हो गया प्लस p। नाउ जब तक अगला लोड ना लगे तब तक स्ट्रेट लाइन चलो, तब तक स्ट्रेट लाइन चलो और जब अगला लोड मिल गया तो उसे भी शामिल कर लो। तो प्लस p है, ये डायरेक्शन क्या है निगेटिव, तो प्लस p माइनस p बेटा कितना हो गया प्लस p माइनस p हो गया 0 और ये बन गया आपका एक्सियल लोडिंग डायग्राम, ये बन गया आपका एक्सियल लोडिंग डायग्राम। तो एक्सियल लोडिंग डायग्राम बनाना देखिए कितना आसान है, साइन का ख्याल रखना है, ऊपर नीचे चलते जाना है, जो लोड मिले उसे उसके साइन के साथ शामिल करते चलना है, ठीक है, उसको उसके साइन के साथ शामिल करते चलना है। तो फाइनली हमारा ये बन गया एक्सियल लोडिंग डायग्राम। आई होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा और इजी भी लगा होगा। अब बेटा ध्यान से सुनिए, देखिए जैसा मैंने कहा कि मैं इस मेथड को प्रेफर इसलिए भी करता हूं क्योंकि इससे हमें यह भी पता चल जाता है कि क्या हमने चीजों को सही डायरेक्शन में किया है, सही किया है या गलत किया है। देखिए कोई भी लोडिंग डायग्राम आप जब बनाओगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में एंड कोई भी मतलब एक्सियल लोडिंग, टर्निंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स डायग्राम, कोई भी लोडिंग डायग्राम जब आप बनाते हो तो फाइनली जाकर के वो 0 पे ही मिलता है, जैसे ये डायग्राम आपको मिलते हुए नजर आ रहा है। तो सर अगर कोई लोडिंग डायग्राम किसी वजह से 0 पे ना मिले तो समझ लीजिए कि आपने कोई गलती कर दी, ठीक है, आपने कोई गलती कर दी। तो इससे आपको क्या मिलेगा, एक इंडिकेशन भी मिलता है, अगर आपने कोई मिस्टेक की है तो आप उसको सुधार कर सकते हो, आप उसे ठीक कर सकते हो। सो आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आती है और ये रीजन लोडिंग डायग्राम को प्रेफर करने का ये भी आपको जस्टिफिएबल लगता है, ठीक है। सो एक बार लोडिंग डायग्राम बन गया उसके बाद इस प्रॉब्लम में कुछ नहीं बचता। देखिए बहुत इजीली हम इसको कर सकते हैं। सो एक बार लोडिंग डायग्राम बन गया तो दूसरा स्टेप हो चुका था। नाउ तीसरा स्टेप क्या है भाई, तीसरा स्टेप क्या है, सो एक बार लोडिंग डायग्राम बन गया, एक बार लोडिंग डायग्राम बन गया तो देखिए लोडिंग डायग्राम बनने से बेटा हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, हमें हर इंडिविजुअल सेक्शन में अब लोड मिल जाएगा। देखिए कैसे मिलेगा, अगर आप ए बी हिस्से में देखिए ध्यान से देखिएगा, अभी जुगाड़ समझ में आएगा आपको। अभी अपन ए बी हिस्से में देखें तो अगर ए बी हिस्से में देखें तो यहां से लेकर के आते हैं एक लाइन, ठीक है, तो भैया ये कौन से हिस्से में आ रही है, इस रेक्टेंगल हिस्से में आ रही है। इसकी हाइट देख लीजिए, इसकी हाइट देख लीजिए और ए बी हिस्से का लोड आपको पता चल जाएगा इस रेक्टेंगुलर टाइप के लोडिंग डायग्राम की शेप की हाइट देख करके। तो कितना आ रहा है बेटा, -4p आ रहा है। तो ए बी हिस्से में, ए बी हिस्से का लोड कितना हो गया, -4p हो गया। बीसी हिस्से में निकालना है तो बीसी हिस्से में देखना है तो बीसी हिस्से में लोड कितना हो गया, बीसी हिस्से में लोड कितना हो गया, बीसी हिस्से में हमारा लोड हो गया +2p और इसी तरीके से सीडी हिस्से में हमारा लोड कितना हो गया, सीडी हिस्से में हमारा लोड कितना हो गया, तो सीडी हिस्से में हमारा लोड हो गया बेटा यहां पे +p। तो अगर आपको कहानी आंकड़ा समझ में आ रहा है तो लोडिंग डायग्राम बनाते ही हर इंडिविजुअल हिस्से में या किसी भी सेक्शन पे क्या लोड एक्ट कर रहा है ये आपको पता चल गया। तो ए बी हिस्से, पूरे ए बी हिस्से में क्या लोड है, पूरे बेसी हिस्से में क्या लोड है और पूरे सीडी हिस्से में क्या लोड है, ये आपको यहां से समझ में बात आ जाती है। अब जब आपको ए बी हिस्से में लोड मिल गया, जब आपको ए बी हिस्से में लोड मिल गया तो डेफिनेटली आप ए बी हिस्से की स्ट्रेस और इलॉन्गेशन निकाल सकते हो। हाँ जी सर बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। ए बी हिस्से में स्ट्रेस क्या है, पी ए बी अपॉन एरिया ऑफ ए बी। ए बी में कितना एरिया है तो कितना है बेटा, ये कितना है, पी ए बी कितना है, तो पी ए बी है हमारा, पी ए बी है हमारा -4p अपॉन ए।
पीबीसी कितना है, तो पीबीसी सिग्मा बीसी कितना है, सिग्मा बीसी हो गया हमारा बीसी हिस्से में कितना लोड है अपॉन एरिया, तो बीसी हिस्से में कितना लोड है प्लस 2p अपॉन एरिया, एंड सीडी हिस्से में कितना लोड है बेटा, सीडी हिस्से में कितना लोड है प्लस p अपॉन एरिया। सो सीडी हिस्से में कितनी स्ट्रेस आएगी, जितना सीडी हिस्से में लोड है अपॉन एरिया। सो हमारा सिग्मा ए बी कितना हो गया -4p अपॉन ए, सिग्मा बीसी हमारा कितना हो गया प्लस 2p अपॉन ए, और सिग्मा सीडी हमारा कितना हो गया प्लस p अपॉन ए। यानी बेटा अगर आप बात को समझे हो तो एक बार हमने लोडिंग डायग्राम क्या बना दिया, लोडिंग डायग्राम बनाने के बाद हर इंडिविजुअल हिस्से में क्या लोड है ये हमें पता चल जाता है, और उसके बाद हर इंडिविजुअल हिस्से में क्या स्ट्रेस है ये हमें पता चल जाती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहां पे कि बेटा एक बात बताओ, अगर मैं यहां पे पूछूं आपसे एक बात बताओ कि भैया किस हिस्से में मैक्सिमम स्ट्रेस आ रही है और वो कितनी है, तो आप क्या जवाब दोगे, आप क्या जवाब दोगे? तो जब मैं ये सवाल पूछता हूं तो कई बार स्टूडेंट्स मुझे कह देते हैं कि सर ये मैक्सिमम है, दिस इज द मैक्सिमम। क्यों कह देते हैं, क्यों कह देते हैं? क्योंकि वो क्या सोचते हैं कि सर ये तो माइनस है और ये प्लस है, तो जाहिर सी बात है प्लस माइनस से +2 -4 से बड़ा होता है। सो माय डियर स्टूडेंट, ये कोई नंबर लाइन थोड़ी ना है, मैथमेटिक्स की नंबर लाइन थोड़ी ना चल रही है। प्लस क्या रिफर करता है, प्लस रिफर करता है टेंसाइल, और माइनस क्या रिफर करता है, माइनस रिफर करता है कंप्रेसिव, माइनस रिफर करता है कंप्रेसिव। तो मतलब क्या है, माइनस रिफर करता है तो कंप्रेसिव। तो अगर मैं इस बात को ये बोलूं कि बताओ 4p अपॉन ए कंप्रेसिव स्ट्रेस बड़ा है या 2p अपॉन ए टेंसाइल स्ट्रेस बड़ा है, तो डेफिनेटली आप इस बात को बोलोगे कि सर 4p अपॉन ए कंप्रेसिव स्ट्रेस बड़ा है। तो यहां आपको माइनस या प्लस नहीं देखना है, माइनस और प्लस आपको टेंसाइल कंप्रेसिव बताता है। तो मैक्सिमम स्ट्रेस कौन से रीजन में है, एबी रीजन में है, और वो कंप्रेसिव है। तो बेटा यहां तक की बात में एक्सेल लोडिंग डायग्राम बनाने के बाद हमें हर इंडिविजुअल सेक्शन में लोड मिल गया, हर इंडिविजुअल सेक्शन में स्ट्रेस मिल गई। अगर हमसे इस पूरी बॉडी में मैक्सिमम स्ट्रेस क्या है पूछी जाए सो बता पाएंगे। अगर हमें इस बॉडी में किसी इंडिविजुअल हिस्से में, इंडिविजुअल सेक्शन में स्ट्रेस पूछा जाए तो भी बता लेंगे। अगर पूछे बताओ एबी में कितनी है तो बता पाएंगे, बीसी में कितनी है तो भी बता पाएंगे, सीडी में कितनी है तो भी बता ले जाएंगे। राइट। अब बात करते हैं कि भैया अब जैसा हम हमेशा कहते हैं सो सॉम में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस वो हो गया जुगाड़, और डिफॉर्मेशन। तो इसका नेट डिफॉर्मेशन क्या होगा, इसका नेट डिफॉर्मेशन क्या होगा, तो जितना डिफॉर्मेशन ए बी हिस्से का हुआ प्लस जितना डिफॉर्मेशन बीसी हिस्से का हुआ प्लस जितना डिफॉर्मेशन सीडी हिस्से का हुआ। और इसको अपन ऐसा भी बोल सकते हैं, ये नेट डिफॉर्मेशन मतलब क्या है, डिफॉर्मेशन ऑफ द लास्ट पॉइंट ऑफ द डी, ये जो सबसे आखिरी पॉइंट है डी उसका डिफॉर्मेशन। सो हमारा डेल्टा डी क्या है, डेल्टा नेट क्या है, डेल्टा ए बी प्लस डेल्टा बी सी प्लस डेल्टा सी डी, मतलब तीनों डिफॉर्मेशंस को हमने क्या किया, हमने सम अप कर दिया। तीनों डिफॉर्मेशंस को हमने क्या किया, हमने सम अप कर दिया। तो जब तीनों डिफॉर्मेशन को हमने सम अप कर दिया तो ए बी का डिफॉर्मेशन क्या है, ए बी में लोड कितना है -4p L अपॉन ए, है ना। हमें पता है, हमें क्या पता है कि हमारा डिफॉर्मेशन क्या होता है, लोड इनटू लेंथ अपॉन एरिया इनटू एक्स मॉडुलस। अब बीसी हिस्से में लोड क्या है 2p प्लस 2p, और बीसी हिस्से की लेंथ क्या है 12, तो यहां 12 मल्टीप्लाई कर दो, देखो कितना आसान है। अपॉन एरिया सेम है, एक्स मॉडुलस सेम है, प्लस सीडी, तो सीडी हिस्से में लोड कितना है p इंटू एल अपॉन ए, पी इंटू एल अपॉन ए। तो ये हमारा नेट डिफॉर्मेशन निकल गया ऑफ दिस बार, या डिफॉर्मेशन ऑफ द लास्ट पॉइंट निकल गया ड्यू टू दिस लोडिंग कंडीशन। अब हम इसे जोड़ सकते हैं, आई होप हम इसे जोड़ सकते हैं। तो ये फाइनल प्लस भी आ सकता है और फाइनल माइनस भी आ सकता है। तो बेसिकली अगर हम इसे जोड़े तो नेट डिफॉर्मेशन इसका क्या आ रहा है, पीएल अपॉन ए आ रहा है,
क्योंकि ये क्या है -4pl/e और ये हो रहा है +4pl/e, तो ये आ गया प्लस, ये आ गया यहां पे प्लस। तो ये प्लस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है कि नेट हमारा इलॉन्गेशन है। हमें पता है कि पॉजिटिव साइन जो होता है वो इलॉन्गेशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर बाई एनी चांस किसी क्वेश्चन में निगेटिव आ जाए, तो निगेटिव आ गया तो इसका मतलब क्या है, निगेटिव आ गया तो इसका मतलब क्या है कि हमारा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। सो आई होप कि ये बात आप लोगों को समझ में आई, ये बात आप लोगों को समझ में आई। तो कोई अगर बार्स इन सीरीज का क्वेश्चन है तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है, रिएक्शन देन फाइंड आउट करने हैं, रिएक्शन फाइंड आउट करने के बाद लोडिंग डायग्राम बनाना है साइन कन्वेंशन का ख्याल रखते हुए। फिर अगर हमें स्ट्रेस पूछे, मैक्सिमम पूछे, मिनिमम पूछे, किसी इंडिविजुअल हिस्से में पूछे, तो लोडिंग डायग्राम बनाते ही हर इंडिविजुअल हिस्से में हमें स्ट्रेस पता चल जाती है और हर इंडिविजुअल हिस्से के डिफॉर्मेशन को जोड़ करके हम नेट डिफॉर्मेशन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, सो नेट डिफॉर्मेशन निकालने के लिए हर इंडिविजुअल हिस्से का डिफॉर्मेशन आपको जोड़ देना है। तो इसी बात पे अगर बेटा मैं आपसे एक बात पूछूं कि चलो अच्छा ये बता दो, इस केस में व्हाट इज द नेट स्ट्रेस, नेट स्ट्रेस क्या है, टोटल स्ट्रेस क्या है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए बताइए, याद है सर? टोटल स्ट्रेस कुछ नहीं है ना, याद है? टोटल स्ट्रेस नेट स्ट्रेस के कोई मायने नहीं है। ए बी हिस्से में ये स्ट्रेस है, बी सी हिस्से में ये स्ट्रेस है और सी डी हिस्से में ये स्ट्रेस है। सो आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। सो इस बात को थोड़ा सा सॉलिडिफाई करने के लिए बेटा अपन एक क्वेश्चन करने को ट्राई करेंगे। सो लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन बेटा, देखते हैं इस क्वेश्चन को करके। ये आपका गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। चलिए एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे जिससे हमारा ये कॉन्सेप्ट और सॉलिडिफाई हो जाए।